हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ब्लड क्या होता है एंड उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सो स्टार्टिंग विद ब्लड, तो ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये हम पहले से सुनते आ रहे हैं कि ब्लड जो होता है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है विच इज़ मीजोडर्मल इन ओरिजिन, जिसका ओरिजिन कैसा होता है, मीजोडर्मल होता है। ठीक है, ओपेक रेड कलर्ड फ्लूइड होता है जो कि अल्कलाइन होता है नेचर में एंड सॉल्टी होता है टेस्ट में। कभी ऐसा होता है नहीं, आपने अपना ब्लड तो कभी ना कभी टेस्ट किया ही होगा जब आपको चोट वगैरह कुछ लगती है, तो जो ब्लड का टेस्ट होता है वो सॉल्टी होता है। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात की जाए तो वो 1.050 टू 1.060 के बीच में इसकी ग्रेविटी होती है। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ हेल्दी मैन इज़ अबाउट 5 to 6 लीटर्स। जो एक हेल्दी अडल्ट होता है उसमें 5 to 6 लीटर तक नॉर्मल जो होता है ब्लड का वॉल्यूम होता है, अबाउट 6 to 8% ऑफ द टोटल वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट ब्लड कंटेन्स द टू मेन कंपोनेंट्स। अब ब्लड के जो है दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है फ्लूइड पार्ट एंड दूसरा होता है सॉलिड पार्ट। बात करते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड की। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ब्लड का फंक्शन क्या होता है, फिर हम इसके कंपोनेंट्स देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन है ब्लड का इज़ टू ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मेटाबॉलिक वेस्ट एंड द हार्मोन्स। तो ब्लड का क्या काम होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट एंड हार्मोन्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना। दूसरा बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना। देन इट हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। क्लॉटिंग करना ब्लड की एट द साइट ऑफ इंजरी। ठीक है, जब भी आपको चोट लगती है तो उसके साइड, जब भी आपको कहीं चोट लगी होगी, कहीं भी आपको इंजरी हुई होगी, तो आप देखते हो कुछ टाइम के बाद आपका वहाँ पे ब्लड क्लॉट बन जाता है, ब्लड फ्लो होना रुक जाता है। ठीक है, तो ये कौन करता है, ये ब्लड करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ पीएच को मेंटेन करके रखना। अब हम बात करते हैं हमारी ब्लड की कंपोजिशन की। आखिर ब्लड बना किससे होता है, ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला होता है प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या होता है, एक स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड होता है। कैसा कलर होता है, स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड होता है। ठीक है, जो कि नियरली 55% होता है ब्लड का। वाटर इन द ब्लड प्लाज्मा इज़ 90 to 92%। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम बाइफर्केशन करें तो ब्लड कंपोजिशन की करें तो ब्लड जो है वो दो चीज़ों से बना है, एक होता है प्लाज्मा, ठीक है, और दूसरे होते हैं हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स, या जिनको हम ब्लड प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो ये जो प्लाज्मा होता है ये लिक्विड पार्ट होता है एंड जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो हमारा सॉलिड पार्ट होते हैं। तो ये जो प्लाज्मा होता है ये अराउंड 55% होता है एंड बाकी का जो 45% होता है वो हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब प्लाज्मा जो है ये स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड होता है जिसमें जो कि 55% कॉन्स्टिट्यूट करता है ब्लड में। ठीक है, वाटर होता है प्लाज्मा में जो कि 90 to 92% होता है एंड प्रोटीन्स होते हैं ब्लड प्लाज्मा में जो कि 6 to 8% होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मेजर क्लासेस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जो प्लाज्मा में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो 3 प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला होता है फिब्रिनोजेंस, फिर होते हैं ग्लोबुलिन्स एंड देन होते हैं हमारे पास एल्ब्यूमिन्स। ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो हमारे ब्लड में क्लॉटिंग होती है, जब भी हमें कोई इंजरी होती है तो वो कौन सा प्रोटीन करता है, वो हमारा करता है फिब्रिनोजेंस। तो फिब्रिनोजेंस का काम होता है क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड एट द साइट ऑफ द इंजरी। ठीक है, दूसरी बात करें ग्लोबुलिन्स की, तो ग्लोबुलिन्स जो होते हैं ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में काम आते हैं। बॉडी में जब भी कोई एंटीजन का इनकाउंटर होता है तो उसके खिलाफ जो हमारी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं जो उनको फर्दर डिस्ट्रॉय करती हैं, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म में कौन काम करता है, ग्लोबुलिन्स काम करता है। आपने सुना होगा ना इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जिनको एंटीबॉडी बोलते हैं। नेक्स्ट इज एल्ब्यूमिन्स। एल्ब्यूमिन्स का काम होता है टू मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। तो बॉडी फ्लूइड का ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करके रखना। ठीक है, जो होता है स्ट्रॉ कलर होता है, विस्कस फ्लूइड 55% होता है ब्लड का। ठीक है, एंड वाटर इसमें 90 to 92% होता है, बाकी का बच्चा 6 से 8% इसमें प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, 3 तरह के प्रोटीन्स होते हैं, फिब्रिनोजेंस, ग्लोबुलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स। फिब्रिनोजेंस का काम है ब्लड क्लॉटिंग करना, ग्लोबुलिन्स का काम है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना एंड एल्ब्यूमिन का काम है ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करके रखना। मिनरल आयंस इन ब्लड प्लाज्मा के अंदर मिनरल आयंस भी पाए जाते हैं कुछ, तो उनमें आ जाता है हमारा सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, HCO3, Cl एंड CO4। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, हार्मोन्स, विटामिन्स एंड सो ऑन। ठीक है, अब बात करते हैं सीरम की। तो सीरम क्या होता है, तो बेसिकली सीरम जो होता है, जब ब्लड प्लाज्मा में से कोagulation फैक्टर्स को निकाल दोगे उसको क्या बोला जाता है, सीरम बोला जाता है। अब बात करते हैं ब्लड कॉर्पसल्स या फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो ब्लड जो है वो 55% बना है प्लाज्मा से एंड जो बाकी का रिमेनिंग 45% है वो कौन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स या फिर जिनको हम ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं। ठीक है, 3 काइंड ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर, अब 3 तरह के इसमें एलिमेंट्स होते हैं, आरबीसीज दैट इज रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज दैट इज ल्यूकोसाइट्स या वाइट ब्लड सेल्स एंड लास्ट इज थ्रोम्बोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है,
तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या-क्या आता है, आरबीसीज़, डब्ल्यूबीसीज़ एंड प्लेटलेट्स आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इरिथ्रोसाइट्स की बात करेंगे, तो इरिथ्रोसाइट्स का मतलब आरबीसीज़ होते हैं, ठीक है। तो दे आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल दी सेल्स ऑफ द ब्लड, ठीक है। जितने भी सेल्स होते हैं ब्लड में, सबसे ज़्यादा जो अमाउंट में होते हैं वो होते हैं हमारे आरबीसीज़, दैट इज़ इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। दे आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो, ये कहाँ बनते हैं, रेड बोन मैरो में बनते हैं। इनके नंबर की बात करें तो 4.5 टू 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब होते हैं ये ब्लड के अंदर। तो सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट सेल्स हैं हमारे ब्लड में वो कौन होते हैं, आरबीसीज़ होते हैं। 4.5 टू 5.5 मिलियन होते हैं नंबर में, ठीक है। लाइफ स्पैन की बात करें तो 120 दिन का इनका लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। वॉर्न आउट आरबीसीज़ आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन, सो इट इज़ कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज़। तो आरबीसीज़ के ग्रेवयार्ड किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है स्प्लीन को। भी हमारे आरबीसीज़ मर के होते हैं, जो भी डेड आरबीसीज़ होते हैं, वो कहाँ डिस्ट्रॉय होते हैं जाके, वो होते हैं स्प्लीन में डिस्ट्रॉय, इसीलिए उसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है, ठीक है। दे आर बाइकनकेव, कैसे होते हैं, बाइकनकेव होते हैं, डिस्क लाइक होते हैं, ठीक है। डायमीटर इनका 7 टू 8 mm होता है। दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है इनके पास, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता एंड कोई भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, ठीक है। जो एंटायर वॉल्यूम है सेल की, वो दैट इज़ फिल्ड विद द हीमोग्लोबिन, ठीक है। जो पूरा का पूरा सेल है वो किससे फिल्ड है, हीमोग्लोबिन से फिल्ड है। अगर इनमें न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, तो क्या होगा, इनमें हीमोग्लोबिन होता है, जो कि एक रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन क्या है, एक रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, जिसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोला जाता है। और जो हमारे आरबीसीज़ होते हैं उनका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, है ना। इसीलिए जो हमारे आरबीसीज़ होते हैं वो ई न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑक्सीजन बाइंड करके ले जा पाए आरबीसीज़, इसीलिए ये ई न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। एंड इनका रेड कलर किस वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से देखा जाता है, ठीक है। वो जो हेल्दी अडल्ट पर्सन होता है उसमें अबाउट 12 से 16 ग्राम तक हीमोग्लोबिन होता है हर 100 ml ऑफ ब्लड में, ठीक है। एंड इनमें एक एंजाइम होता है जिसको कार्बोनिक एनहाइड्रेज बोला जाता है, दैट इज हेल्पफुल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात करते हैं सेकेंड जो हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट है वो है ल्यूकोसाइट्स, जिनको डब्ल्यूबीसीज बोला जाता है, दैट इज़ वाइट ब्लड सेल्स। ल्यूको का मतलब ही होता है कलरलेस, तो ये सेल्स जो होते हैं कलरलेस होते हैं। आरबीसीज रेड थे क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट था। दे आर लार्ज, ये लार्ज होते हैं, एंड दे आर न्यूक्लिएटेड ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है। जैसे आरबीसीज ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, ये न्यूक्लिएटेड होते हैं। दे में भी स्फेरिकल भी हो सकते हैं शेप में, या फिर टू ज़्यादा लोब्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आरबीसीज जो होते हैं वो बाइकनकेव थे, ठीक है। ये स्फेरिकल हो सकते हैं, उनसे इनके दो या दो से ज़्यादा लोब भी प्रेजेंट हो सकते हैं। दे आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर देन आरबीसीज। अगर इनका नंबर देखा जाए तो ये आरबीसीज से कम नंबर में होते हैं, कलरलेस होते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होती है। एंड इनका जो नंबर देखा जाए तो वो 6000 से 8000 तक का होता है। और आरबीसीज का कितना था, 4.5 टू 5.5 मिलियन। तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि इनका नंबर कितना ज़्यादा कम होता है ब्लड सेल, ब्लड के अंदर, ठीक है। दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म। तो जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक ग्रेन्युलोसाइट्स हो सकते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स हो सकते हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है, ग्रेन्युलोसाइट्स वो होंगे जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर, एंड एक ग्रेन्युलोसाइट्स वो होंगे जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। अभी हम आसानी से समझेंगे, एंड इसको कैसे याद रखना है मैं आपको इसकी ईजी ट्रिक भी बताऊंगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो स्टार्टिंग विद ग्रेन्युलोसाइट्स, तो ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होंगे, दीज आर द सेल्स विद द ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म, मतलब जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, एंड इनका जो न्यूक्लियस होगा वो पॉलीमॉर्फिक होगा, ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट्स जो होते हैं ना वो तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास इओसिनोफिल्स, थर्ड है हमारे पास बेसोफिल्स। तो ग्रेन्युलोसाइट्स कितने तरह के होंगे, हमारे तीन तरह के होंगे। कौन कौन से, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स, ठीक है। ये भी हमारे रेड बोन मैरो में बनते हैं। तो सबसे पहला होता है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा होता है इओसिनोफिल्स, एंड तीसरा होता है बेसोफिल्स। तो सबसे पहले आप नाम को ही समझते हैं। तो न्यूट्रो का मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रो का क्या मतलब होता है, न्यूट्रल। यूसिन का मतलब समझ लो कि एस्थेटिक, एंड बेसो का मतलब बेसिक। अब इसका क्या मतलब होता है, तो जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, दे डू नॉट स्टेन विद द एस्थेटिक और द बेसिक डाई। तो जो हमारे न्यूट्रोफिल सेल्स होते हैं ना, जो न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसीज होते हैं ना, ये किसी भी डाई से इनको आप स्टेन नहीं कर सकते, चाहे वो एस्थेटिक हो चाहे वो बेसिक हो। तो मतलब ये कौन से हो गए, ये न्यूट्रल होते हैं, मतलब ये इसलिए इनको न्यूट्रोफिल्स बोला जाता है। यूसिनोफिल्स की बात करिए की जाए तो ये एस्थेटिक डाई से इनको स्टेन किया जाता है, लाइक यूसिन,
ठीक है। ईओसिन ही एक एसिडिक डाई है, इसीलिए इनको ईओसिनोफिल्स बोला जाता है। बेसोफिल्स की बात की जाए तो इनको बेसिक डाई से स्टेन किया जाता है, एंड वो बेसिक डाई कौन सी है? मिथिलिन ब्लू। तो इसीलिए बेसो का मतलब बेसिक, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। न्यूट्रोफिल्स में जो न्यूक्लियस होते हैं वो 5 टू 7 लोब्ड होते हैं, एंड इनमें फाइन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। ईओसिनोफिल्स की बात की जाए तो न्यूक्लियस इनमें बाइलोब्ड होता है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना कि इनमें न्यूक्लियस जो होता है वो स्फेरिकल हो सकता है, एंड वो 2 या 2 से ज़्यादा लोब प्रेजेंट हो सकते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स में न्यूक्लियस 5 से 7 लोब का होता है, ईओसिनोफिल्स में बाइलोब्ड होता है। बेसोफिल्स में देखा जाए तो न्यूक्लियस के पास 2 या 3 लोब हो सकते हैं, एस शेप्ड होता है, एंड कोई भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ये फेगोसिटिक होते हैं, एंड दे गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्फेक्शन। तो न्यूट्रोफिल्स का काम होता है कि हमें जो भी इन्फेक्शन आ रही है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देना, एंड फेगोसिटिक सेल्स होते हैं ये। ईओसिनोफिल्स जो होते हैं ये नॉन फेगोसिटिक होते हैं, एंड इनका रोल है इम्यूनिटी एंड डिटॉक्सिफिकेशन में। बेसोफिल्स का रोल जो है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में है, एंड ये हेपारिन एंड हिस्टामिन को रिलीज करते हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं अबाउट 60 टू 65% होते हैं ल्यूकोसाइट्स के। ईओसिनोफिल्स की बात की जाए तो ये 2 से 3% तक के होते हैं, एंड बेसोफिल्स की बात की जाए तो ये 0 से 5% तक के होते हैं, मतलब सबसे कम अगर देखा जाए तो कम परसेंटेज में यही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर लाइफ स्पैन की बात की जाए तो इन सबका लाइफ स्पैन 4 टू 8 आवर्स का होता है ब्लड के अंदर, ठीक है। अब जल्दी से थ्योरी पार्ट भी देख लेते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं न्यूट्रल होते हैं, तो दे टेक लाइटर स्टेन विद द एसिडिक और बेसिक डाइज, या फिर नो स्टेन, ठीक है। एंड दे आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स। देखा जाए आरबीसीज में तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट है? न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट अबाउट 60 टू 65% होते हैं। न्यूक्लियस इनका मल्टी लोब्ड होता है, एंड इनके अंदर लाइसोसोम्स नहीं होते हैं, हैंस डाई ड्यूरिंग फेगोसाइटोसिस, ठीक है। ईओसिनोफिल्स की बात की जाए तो दे टेक द डार्क स्टेन विद एसिडिक डाइज। जब इनको एसिडिक डाइज से स्टेन किया जाता है तो एक डार्क स्टेन ये शो करते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं दे आर रेयर इन ब्लड। न्यूक्लियस इनका देखा जाए तो न्यूक्लियस इनका बाइलोब्ड होता है, ठीक है, एंड दे आर कॉमन इन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट, and they secrete the chemicals to digest or destroy the large worms like hookworm, tapeworm, etc., as they cannot be killed by phagocytosis. Thus they resist infections. तो हमने ये पढ़ा था ना कि जो ईओसिनोफिल्स होते हैं ये नॉन फेगोसिटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। इनका काम होता है हमें इन्फेक्शन से बचाना। तो ये क्या करते हैं, जो लार्ज वर्म्स होते हैं इनको मारने के लिए ये कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, ऐसे केमिकल्स सिक्रेट करते हैं जो ये लार्ज वर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि फेगोसाइटोसिस से नहीं मर सकते, ठीक है। इसलिए ये इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं, एंड दे आर एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस टू इंक्रीज ड्यूरिंग एस्थमा, ही फीवर एट्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट इज बेसोफिल्स दैट टेक द डार्क स्टेन विद द बेसिक डाइज। ये 2 या 3 लोब हो सकता है, एंड ये हेपारिन सिक्रेट करता है जो कि एक एंटी कोगुलेंट होता है, जिससे हमारा ब्लड जो है वो हमेशा फ्लूइड स्टेट में रहता है, ठीक है। ये हिस्टामाइन भी सिक्रेट करते हैं जो कि ब्लड वेसल्स को वाइड कर देता है, एंड जो हमारे ब्लड का फ्लो होता है इंचो टिश्यू में उनको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। एंड हिस्टामाइन, सर्टोनिन, हेपारिन आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, ठीक। अब हम बात करते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ये सब तो अभी जो हमने पढ़े बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड एओसिनोफिल्स, ये तो थे ग्रेन्युलोसाइट्स। अब बात करेंगे ए ग्रेन्युलोसाइट्स, मतलब ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें साइटोप्लाज्म के अंदर कोई भी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, एंड इनका जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज सर्कुलर या फिर किडनी शेप्ड होता है, ठीक है। ए ग्रेन्युलोसाइट्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है मोनोसाइट, एंड दूसरा जो होता है वो होता है लिम्फोसाइट्स, ठीक है। क्या तो आपको ये याद कैसे रखना है, तो बस आपको इतना याद रखना है, जो एक ग्रेन्युलोसाइट्स हैं जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं वो बस 2 ही हैं जिनमें साइट है। एक है मोनोसाइट, एक है लिम्फोसाइट, एंड बाकी की जो 3 हैं वो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले मोनोसाइट की बात करें तो मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी या फिर बीन शेप देखा जाता है। ये लार्जेस्ट इन नंबर एंड साइज होते हैं अमंग ऑल डब्ल्यूबीसीज, ठीक है। इनका नंबर भी ज़्यादा होता है, इनका साइज़ भी बड़ा होता है बाकी सब आरबीसीज में, मतलब ईओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, इन सब में से जिनका नंबर और साइज़ बड़ा है वो कौन है? मोनोसाइट्स हैं। ये फेगोसिटिक होते हैं नेचर में, एंड दे आर वेरी एक्टिव डब्ल्यूबीसीज जस्ट लाइक न्यूट्रोफिल्स, यानी न्यूट्रोफिल्स की तरह ही बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स भी जो होते हैं वो फेगोसिटिक सेल्स होते हैं।
अब बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की। तो लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस जो है वो स्फेरिकल होता है शेप में। ये नॉन फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। जैसे मोनोसाइट्स जो थे वो फेगोसाइटिक थे, ये नॉन फेगोसाइटिक होते हैं। एंड दे सिक्रेट एंटीबॉडीज टू डिस्ट्रॉय द इन्फेक्शियस एजेंट्स। तो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं नॉन फेगोसाइटिक होते हैं, मतलब ये खुद फेगोसाइटोसिस नहीं करते हैं, ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। तो जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन मॉलिक्यूल आता है, कोई एंटीजन आता है, तो हमारी बॉडी फटाफट से पहचान जाएगी कि हमारी बॉडी का सेल नहीं है, कोई बाहर से आया है। तो हमारी बॉडी फटाफट से क्या करती है, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है। वो कैसे जनरेट होता है, जैसे ही कोई फॉरेन एंटीजन आएगा तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाने लग पड़ेगी, जो एंटीबॉडीज़ जाके उस इन्फेक्शियस एजेंट से लड़ाई करेगी और उसको मार देगी, ठीक है। ये जो एंटीबॉडीज़ होंगी ये कौन बनाएगा, लिम्फोसाइट्स बनाएंगे, ठीक है। दीज आर दी लॉन्गेस्ट लिव्ड सेल्स अमंग ऑल दी आरबीसीज। तो अगर लाइफ स्पैन देखा जाए तो लिम्फोसाइट का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, दे आर द टू मेजर टाइप्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी। तो लिम्फोसाइट्स दो तरह के होते हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। एंड ये जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये बोन मैरो में मैच्योर होते हैं, एंड जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये थाइमस ग्लैंड में जाके मैच्योर होते हैं। अब एक ग्रेन्युलोसाइट्स का भी हम ये चार्ट वाला फॉर्म देख लेते हैं। तो एक ग्रेन्युलोसाइट्स वो होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होंगे, ठीक है। दो तरह के होंगे, यहाँ एक होगा हमारे पास मोनोसाइट्स एंड दूसरे होंगे हमारे पास लिम्फोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स की बात की जाए तो दे आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। इनका ये साइज़ होता है एंड ये स्मॉलर होते हैं मोनोसाइट्स के कंपैरिजन में। न्यूक्लियस जो है मोनोसाइट का वो किडनी या फिर बीन शेप होता है, एंड लिम्फोसाइट्स का जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, लार्ज होता है एंड राउंड होता है, ठीक है। मोनोसाइट्स जो होते हैं फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं एंड बहुत ज़्यादा मोटाइल होते हैं, एंड लिम्फोसाइट्स जो होते हैं नॉन फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं एंड एंटीबॉडी सिक्रेट करते हैं, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने में हेल्प करता है हमारी बॉडी को। मोनोसाइट्स जो होते हैं ये 6 से 8% होते हैं ल्यूकोसाइट्स के, एंड लिम्फोसाइट्स देखा जाए तो 20 to 45% होते हैं ल्यूकोसाइट्स के। लाइफ स्पैन की बात की जाए तो मोनोसाइट्स जो होते हैं 10 to 20 आवर्स इनका लाइफ स्पैन होता है ब्लड में, एंड जो ये लिम्फोसाइट्स होते हैं इनका कुछ दिनों का, कुछ महीने का या कुछ सालों तक का भी लाइफ स्पैन हो सकता है। तो दैट्स ऑल अबाउट डब्ल्यूबीसीज। तो एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। तो डब्ल्यूबीसीज जो होते हैं ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एक ग्रेन्युलोसाइट्स। एक ग्रेन्युलोसाइट्स में दो तरह के होते हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। एंड ग्रेन्युलोसाइट्स में बात की जाए तो 3 तरह के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स, ठीक है। अब अगर मैं आपको ये चीज़ पूछूँ कि इनकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग कि कौन कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, कितना कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है वाइट ब्लड सेल में, उसके अकॉर्डिंग आप इनको अरेंज करके बताओ तो आपको कैसे याद रहेगा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, एक लाइन याद रखनी है, जिससे आप इजीली आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट है, सबसे कम अमाउंट में कौन प्रेजेंट है। तो उसके लिए आपको बस ये एक लाइन याद रखनी है जो कि है नेवर लेट मंकी ईट बनाना। तो इसका क्या मतलब है, तो नेवर का जो फर्स्ट लेटर है एन, इसका मतलब है न्यूट्रोफिल्स। फिर जो है लेट का एल, दैट इज़ लिम्फोसाइट्स। मंकी का एम, दैट इज़ मोनोसाइट्स। देन ईट का ई जो कि इओसिनोफिल्स, एंड बनाना का बी, दैट इज़ बेसोफिल्स। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट है, न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट है, सबसे कम अमाउंट में बेसोफिल्स प्रेजेंट है। तो ये आपका हो गया हमारा अरेंज, सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन है, सबसे कम अमाउंट में कौन है, ठीक है। एंड लास्टली जो हमारा थर्ड जो फॉर्म्ड एलिमेंट है वो होता है हमारा थ्रोम्बोसाइट्स या फिर प्लेटलेट्स जिसको बोला जाता है। दीज आर दी सेल फ्रेगमेंट्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द मेगा कैरियोसाइट्स इन द रेड बोन मैरो। तो एक मेगा कैरियोसाइट्स से जो बनते हैं हमारे सेल फ्रेगमेंट्स उनको प्लेटलेट्स बोला जाता है। तो बेसिकली मेगा का मतलब होता है बहुत बड़ा एंड कैरियो का मतलब होता है सेल। तो एक जो बहुत बड़ा सेल जो होता है वो टूटता है तो उसके जो सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं वही हमारे प्लेटलेट्स होते हैं जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, एंड ये रेड बोन मैरो में बनते हैं। ये भी सेम न्यूक्लिएटेड होते हैं आरबीसीज की तरह, बाइकॉनकेव डिस्कॉइड होते हैं, मतलब लेंस शेप्ड होते हैं, ठीक है। इनका डायमीटर इतना होता है, ठीक है। इनमें डेंस ट्यूबुलर सिस्टम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑटोफेगोसोम्स, एंडोसोम्स, लाइसोसोम एंड गोल्जी बॉडीज़ का, ठीक है। इनका नंबर देखा जाए तो ये 1,50,000 से 3,50,000 तक के होते हैं, ठीक है। जैसे आरबीसी जो थे वो मिलियंस में थे, डब्ल्यूबीसी जो थे वो थाउजेंड्स में थे, उसी तरह से जो प्लेटलेट्स होते हैं वो लैक्स में होते हैं पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, मतलब पर ml ऑफ ब्लड में, ठीक है। And they are involved mainly in thrombosis, hemostasis and inflammation, and they release the substances that are concerned with the clotting of blood. तो प्लेटलेट्स का जो मेन कंसर्न होता है वो क्या होता है, ब्लड की क्लॉटिंग करना,
एंड इनका लाइफ स्पैन देखा जाए तो इनका लाइफ स्पैन 8 to 12 डेज़ का होता है। एंड मोस्ट ऑफ द वर्न आउट प्लेटलेट्स आर रिमूव फ्रॉम द सर्कुलेशन बाय द मैक्रोफेजेस इन द लिवर एंड स्प्लीन। ठीक है, जो वर्न आउट प्लेटलेट्स होती हैं वो कैसे रिमूव हो जाती है? मैक्रोफेजेस के थ्रू रिमूव हो जाती है लिवर एंड स्प्लीन के अंदर। एंड प्लेटलेट्स आर फाउंड ओनली इन मैमल्स। एंड किस में मिलती है? ये सिर्फ मैमल्स में मिलती हैं। अब यहाँ पे कुछ 2 टर्म्स लिखे हैं, ये भी देख लेते हैं। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का क्या मतलब होता है? थ्रोम्बो का मतलब तो आपको पता चल गया, थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स, एंड साइटोपिनिया का मतलब होता है लोअर दैन द यूजुअल अमाउंट, मतलब जितना नॉर्मल अमाउंट होना चाहिए उससे कम अमाउंट में प्रेजेंट होना। तो कौन कम अमाउंट में प्रेजेंट है नॉर्मल से? थ्रोम्बो, मतलब थ्रोम्बोसाइट्स। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है लोअर प्लेटलेट्स नंबर दैन द नॉर्मल काउंट। जो नॉर्मल काउंट है उससे कम अमाउंट में, उसमें उसके कम नंबर में प्लेटलेट्स का प्रेजेंट होना, इस कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोला जाता है। तो हमारा नॉर्मल काउंट कितना होता है? 1,50,000 से 3,50,000। तो जब 1,50,000 से भी कम हमारे थ्रोम्बोसाइट्स हो तो उस कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोला जाता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस में क्या होता है? इसका उल्टा, दैट इज द इंक्रीज्ड प्लेटलेट नंबर्स दैन द नॉर्मल काउंट, दैट इज 3,50,000 से अगर ज़्यादा हो तो उसको थ्रोम्बोसाइटोसिस बोला जाता है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसके बेसिस पे कुछ PYQs हैं, तो आप प्लीज़ इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज एल्बुमिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन आर मैन्युफैक्चर्ड इन स्प्लीन, बोन मैरो, लिवर और नन ऑफ दीज। Next question is name the plasma proteins that are involved in defense mechanism. Next question is the rate of RBCs at the higher altitude will increase in size, decrease in size, increase in number or decrease in number. Next question is name the phagocytic leukocytes. Next is lifespan of mammalian erythrocytes is 120 days, 180 days, 140 days or 220 days. Next question is RBCs in mammals have no nucleus because it has degenerated during the development. They do not have nucleus since early stage. Nucleus is harmful for RBCs or nucleus decrease surface area. Next is the process of blood formation of blood corpuscles is called hemopoiesis, hemolysis, hemozoin or none of these. Major part of plasma consists of blood cells, inorganic substances, organic substances or water. Heparin is secreted by liver, kidney, nerve cells और blood cells. So that's it for today's video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा then please do like this video, subscribe to my channel and thank you so much for watching.